अब हम एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, और बहुत पॉपुलर ही नहीं है, लोग बहुत इमोशनल हैं उसके लिए। दे आइडेंटिफाई द की टू देयर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इसी कंसेप्ट के साथ है। मतलब उनका जीवन, उनकी शांति, उनकी समृद्धि इसी कंसेप्ट के साथ जुड़ी हुई है, और यहाँ तक कि वो इस कंसेप्ट को इतना प्यार करते हैं कि इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ जाए या हजारों लोगों की जान भी देनी पड़ जाए तो भी वो भी कम नहीं है। और ये कंसेप्ट है, शायद आप समझ गए होंगे, ये कंसेप्ट है नेशन, देश। देश प्रेम की बात बहुत होती है, देश की मिट्टी को बहुत प्यार से हम लेते हैं, और ये कोई अपने आप में गलत नहीं है, हम इसको गलत नहीं कह रहे हैं। देश है क्या, ये देखते हैं। देश एक ज्योग्राफिकली डिफाइंड एरिया है जिसके अंदर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट रूल करती है, और ज़्यादातर केसेस में इलेक्शन से ही आती है, और उस देश की एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, एक कॉमन करेंसी होती है, और एक कॉमन लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और फ्री फ्लो ऑफ सिटीजन होता है। देश के अंदर लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, मोटे मोटे तौर पे देश हम उसको कहते हैं। और उस देश की एक सॉवरेनिटी होती है, संप्रभुता होती है, और उस संप्रभुता के अनुसार वो देश की पॉलिसी डिसाइड कर सकती है गवर्नमेंट, और देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट भी करने की अथॉरिटी उसके पास होती है। ये जो कंसेप्ट है देश का, इसने बहुत बढ़िया काम किया है। पिछले 250-300 सालों में ये कंसेप्ट आया है, और इसने देशों के अंदर इतनी तरक्की की है। बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, लीगल इकोसिस्टम, एफिशिएंट इंडस्ट्री, ये सब एक देश और देश की गवर्नमेंट होने से बनी है। तो इन सब का बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये सब चीज़ें जो डेवलपमेंट हुई, इससे ह्यूमन लाइफ बहुत इम्प्रूव हुई है, ये हमें देखना पड़ेगा। 250-300 सालों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, और काफ़ी हद तक गरीबी भी इससे कम हुई है अगर कंपेयर करें 300 साल पहले के मुकाबले में। और देश के कंसेप्ट ने, नेशन के कंसेप्ट ने देश के अंदर काफ़ी हद तक शांति और प्रॉस्पेरिटी और सोशल ऑर्डर बढ़ाने में बहुत मदद की है। तो देश का कंसेप्ट अपने आप में बहुत यूज़फुल रहा है। हम देश प्रेम करते हैं, देश से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप में इसका बहुत वैल्यू है। पर however, along with the so many positives of the nation concept and patriotism, it has also created some problem. It has also created some problem. Let us see. देश के इस अच्छे से कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छी बातें जुड़ी, पर साथ में कुछ इससे प्रॉब्लम भी हुई है इंसानों को। कुछ गवर्नमेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम अपने देश का हमला किसी दूसरे देश पे करके उस देश को हथिया लें, अपने देश को एक्सपेंड करें, तो इसमें हमारे देश की भलाई है, हमारे देश का नाम होगा, हमारा देश इससे बड़ा होगा। तो ये जो भावना है, इस भावना से कभी कभी गवर्नमेंट्स अटैक करती हैं, इन्वेड करती हैं, और युद्ध का जन्म होता है। और ऐसे युद्ध को जो उस देश के नागरिक हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी ये फीलिंग है, पैट्रियटिज्म की फीलिंग है। उनको लगता है ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि हमारा देश एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो देश की पैट्रियटिज्म की फीलिंग या नेशनलिटी की फीलिंग कभी कभी हमें इतना ब्लाइंड कर देती है कि जो वार के इल इफेक्ट्स हैं, जो लड़ाई से नुकसान होता है, ह्यूमन सफरिंग होती है, और जो खर्चा होता है आर्मी को मेंटेन करने में, उस सब नेगेटिविटी को हम देख ही नहीं पाते हैं, हम उसमें ब्लाइंड हो जाते हैं। ये जो देश भावना है, प्रेम भावना अच्छी, देश प्रेम बहुत अच्छी भावना है, पर ये भावना एक लिमिट से ज़्यादा होने पे क्या होता है कि हम अपनी आज़ादी, अपनी सॉवरेनिटी को तो बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, पर किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी को हम रिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहते हैं। ये जो आई एंड दे, वी एंड दे का जो फ़र्क आ जाता है, ये हमें कई बार लड़ने के लिए प्रेरित करता है। और
कभी कभी ये भावना इतनी तेज हो जाती है कि हमारी मानसिकता पर ऐसा असर डालती है कि बहुत उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति भी, काइंड हार्टेड लोग भी बिल्कुल भी दर्द नहीं महसूस करते जब किसी दूसरे देश के अंदर में हजारों लोग वार की वजह से मर रहे होते हैं, अनाथ हो रहे होते हैं या भूख से सफ़र कर रहे होते हैं। उनके लिए इनसेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है जब ये देश की भावना हम में और दूसरों के अंदर में डिफरेंस इतना ज़्यादा क्रिएट कर देती है। और जो देश शांतिपूर्वक हैं, जो नहीं चाहते कि हम एक्सपेंड करें, हम शांति से रहना चाहते हैं, पर उनको भी बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है कि वो खुद तो शांति में रहना चाहते हैं, पर पड़ोसी देश की अगर नीयत खराब हो गई तो हमें उससे बचाव करना पड़ेगा। तो इस वजह से पूरी दुनिया के हर देश बहुत मोटा पैसा आर्मी को मेंटेन करने में खर्च करते हैं, बिना उसके गुजारा नहीं है। और अगर ये पैसा उस आर्मी में नहीं खर्च होता तो इंसानियत की तरक्की में, पॉवर्टी दूर करने में, लोगों के इलाज में, एजुकेशन में खर्च होता तो इंसानियत की तरक्की और अच्छी हो सकती थी। तो हमने देखा कि देश भावना बहुत अच्छी है, पर वही भावना कुछ हद तक ज़्यादा होने पे हमें अपने आप को संकुचित कर रही है और पूरी मानव जाति के लिए, आगे की तरक्की के लिए ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है। देयर इज वन मोर पिटफॉल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेशन। Some countries have taken early advantage of technology and they have started mass producing lot of goods with machines. कुछ देशों ने अच्छी तकनीक को पहले विकसित कर लिया और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट ऑटोमेशन से बहुत सस्ते उन्होंने बनाना शुरू कर दिए, और बाकी देशों को जो उसको नहीं अडॉप्ट कर पाए उनको वो प्रोडक्ट उनसे खरीदने पड़ते हैं। तो वो देश अमीर बन गए जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी पहले लगा ली, और बाकी देश गरीब रह गए। और उन गरीब देशों को अपना ट्रेड बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत हो गई। जैसा विश्व आत्मा जी ने भी अपनी स्पीच में बोला था कि वो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सस्ती प्रोडक्शन करनी पड़ती है, और उस सस्ती प्रोडक्शन करने के लिए कई बार गवर्नमेंट्स इस तरह की पॉलिसी बनाती है कि गरीबी बनी रहे, हमें सस्ते मजदूर मिलते रहें, और जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, और एक्सपोर्ट करेंगे तो हम इंपोर्ट कर सकें। और इस वजह से अमीर देश और गरीब देशों का फासला भी बरकरार है और कुछ हद तक कभी कभी बढ़ भी गया है। तो ये भी स्थिति नेशनलिटी की फीलिंग या नेशन में हम बटे हुए हैं उसके कारण आई। कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी से एक और दिक्कत देशों को आती है, जो कि जिसका जिक्र भी विश्वात्मा जी ने किया था कि हर देश चाहता है कि उसके देश में करप्शन ना हो, उसके देश में क्राइम ना हो, उसके देश में टेररिज्म ना हो। पर ये तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सॉवरेनिटी की वजह से कंट्री की गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है। जो करप्शन करते हैं वो करप्शन का पैसा कमा के दूसरे देश में भेज देते हैं, और वहाँ की कंट्री अपने आप में आज़ाद है तो उससे हमें पैसा लाना हर कंट्री को मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट क्राइम करके और देश में चले जाते हैं और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो और वो भी इसीलिए क्योंकि हर देश अपने आप में उसकी पूरी आज़ादी है, उसको पूरी सॉवरेनिटी है। हम आसानी से दूसरे देश से कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, उसकी सॉवरेनिटी उसके आगे आ जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सारे दुनिया के देश इकट्ठे मिलकर काम करें। जैसे पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, कोई एपिडेमिक, कोई महामारी अगर दुनिया में फैलती है, कोई बाहर का उल्का पिंड अगर धरती से टकराने वाला है, उसका अगर बचाव करना होगा तो सारे देशों को मिलकर करना होगा। और तो और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जैसे AI है, बायोटेक्नोलॉजी है, इनके बहुत नुकसान भी संभव हैं। पर अगर उनसे बचना है तो हमें ऐसी रेगुलेशन बनानी है कि पूरी दुनिया को मिला के सब देशों को मिलके बनानी है। उसके लिए भी सब देशों को मिलके काम करना जरूरी है। तो हमने ये देखा कि नेशन का कंसेप्ट
बहुत अच्छा है, बहुत काम किया, पर अब हमें इसके अंदर में कुछ लिमिटेशंस नज़र आ रही हैं, कुछ इससे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। और इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और एग्जामिन करते हैं कि जो नेशन का कंसेप्ट है, देश का कंसेप्ट है, क्या आज के टाइम में उतना वैलिड है? क्या आज के टाइम में उसकी उतनी सार्थकता है या नहीं है? इसको थोड़ा सा इस पे विचार करते हैं, मेरे साथ इस बारे में सोचिए। आज के टाइम में लोगों का एक देश से दूसरी जगह जाना इतना ज़्यादा कॉमन है, वो हम सबको मालूम है। लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, और तो और दूसरी कंट्री में सेटल करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह के हम सबके नोन में ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, एक बच्चा एक कंट्री में पढ़ता है, दूसरा दूसरी में पढ़ता है। और आज बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहां हस्बैंड वाइफ किसी अलग अलग कंट्री में पैदा हुए, रह अब तीसरी कंट्री में रहे हैं, उनका एक बच्चा चौथी कंट्री में सेटल्ड है और दूसरा बच्चा पांचवी कंट्री में सेटल्ड है। तो ऐसी फैमिली मिल जाएंगी जिनके हर मेंबर अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में उस फैमिली किस कंट्री को अपना कंट्री मानेगी? इस चीज पे विचार करिए। हम देश प्रेम की बात करते हैं, तो उनका देश प्रेम किससे होगा? अगर उन पांचों में से किसी दो देश में लड़ाई हो जाती है तो वो किस कंट्री को फेवर करेंगे? आज भी बड़ी दुविधा हुई, कुछ लोग यूक्रेन में हैं, हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो हमें दर्द हो रहा है, तो किसको हम फेवर करें? अगर इंडिया के साथ कोई हमारा कन्फ्लिक्ट हो जाता है पर हमारे फैमिली के किसी और कंट्री में है, तो हम किसको फेवर करेंगे? तो ये दुविधा इंसानियत के सामने अब मुंह फैलाए खड़ी है कि हम कौन सी कंट्री को बिलोंग करें, कौन सी कंट्री से अपनी लॉयल्टी दिखाएं। और तो और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके बहुत सारे देशों में बिजनेस है। ऑलमोस्ट जो बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल जैसी कंपनियां, उनकी दुनिया के हर देश में उनके बिजनेस है और उनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ईरान में भी चल रहे हैं और शायद इसराइल में भी हो और शायद बैरूत में भी हो, गाजा पट्टी में भी हो। तो अगर कहीं पे भी दुनिया के कोई भी दो देश लड़ते हैं तो उसका असर सिर्फ उन दो देशों तक नहीं होता, बहुत सारे देश उससे अफेक्ट होते हैं, बहुत सारे सिविलियन उससे अफेक्ट होते हैं, बहुत सारे कंट्रीज के सिटीजन उससे अफेक्ट होते हैं। और तो और अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी कंट्री पे न्यूक्लियर बम पड़ा तो ये नहीं है कि सिर्फ वो कंट्री अफेक्ट होगी, बहुत सारी और कंट्रीज की इकोनॉमी और बहुत सारी कंट्री के सिटीजन्स उससे बहुत बुरी तरह अफेक्ट होंगे। तो इस चीज पे अगर हम सोचें तो अब क्या नेशन उतने इंडिपेंडेंट रह गए हैं? सही में अगर सोचें तो इस टाइम जो हमारी स्थिति है, हम सब देशों के इंटरेस्ट आपस में इस तरह से उलझ गए हैं, जाल की तरह से उलझ गए हैं। कोई भी कंट्री वास्तव में इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई भी कंट्री देखा जाए उस हिसाब से पूरी तरह से सॉवरन नहीं है। और हम पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं। हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जब हम कंट्रीज आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हम इकोनॉमिकली, पर्सनल लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे, हेल्थ लेवल पे टोटली कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, टोटली इंटरडिपेंडेंट है। अगर आज किसी कंट्री में एक नया वायरस आ जाता है तो उससे पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है, पूरी दुनिया में उसका असर जाता है। ये हमने देखा भी है कोरोना के टाइम। आज की डेट में अब हम इकोनॉमिक एंगल पे देखते हैं। हम बात करते हैं कि हमारी देश की इकोनॉमिक फ्रीडम है, इकोनॉमिक आज़ादी है कि हम अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएं। पर क्या हमारा देश वाकई में पूरी तरह से आज़ाद है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का? आपने अभी बात हुई थी गैट की टीटी की। हम ना टैक्स अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ना चीज़ों को बाहर से लाने को अपने हिसाब से रोक सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हमारी कंट्री अब उस तरह की आज़ादी, इकोनॉमिक आज़ादी हमारी कंट्री को नहीं, किसी भी कंट्री को नहीं है। तो हम जिस सॉवरेनिटी की बात करते हैं वो क्या वाकई में एग्जिस्ट करती है?
The concept of a economic closed door policy, independent economic policy is now totally obsolete. और कोई भी कंट्री अब उस पॉलिसी पे ना चलती है ना वो चल सकती है। और जो हमारे लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉज हैं, वो भी अब उतने इंडिपेंडेंट नहीं है जितने कि पहले किंग्स के ज़माने में होते थे। ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे से रहने के तरीके सीख रहे हैं। हर तरह का फूड आपको हर कंट्री में अब मिल जाता है। हर तरह के रिलीजन आपको हर कंट्री में प्रैक्टिस करने को देखने को मिलते हैं। हर तरह की कल्चर आपको दुनिया के हर कोने में मिलती है। और तो और हर तरह के फेस्टिवल आपको दुनिया के लगभग हर देश में नज़र आते हैं, फेस्टिवल लोग बनाते हुए। तो पूरी दुनिया इतनी अच्छी तरह से इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और कल्चरली जुड़ चुकी है, तो अपने देश की इंडिपेंडेंसी, सॉवरेनिटी की बात, क्या आपको लगता है कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा इसके अंदर दम है? मेरी नज़र में देखा जाए तो सॉवरेनिटी की अब उतनी वैल्यू नहीं है। आज की डेट में वो उतनी वैलिड नहीं है। आज की डेट में जो टर्म इंडिपेंडेंस, जिसको आज़ादी कहते हैं, द टर्म इंडिपेंडेंस हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय इंटरडिपेंडेंस। Time has come. Now the time has come to move from I to we. We are talking of whole nations. Whole nations have to think as we. Time has come to think of national boundary. जो हमारी सीमाएं हैं वो देशों को बांटने के लिए नहीं है, बल्कि देशों को जोड़ने के लिए है। अब हमें उस तरह से सोचना है कि ये हमारी फ्रेंडशिप बॉर्डर्स हैं, ये हमारी डिवाइडिंग बॉर्डर्स नहीं हैं। टाइम हैज कम टू थिंक ऑफ नेशनल बाउंड्रीज एज ए यूनिफिकेशन फोर्सेस। ये उसी तरह से है जैसे हमारी कंट्री के स्टेट, राज्य हम मिला के एक देश बनते हैं, उसी तरह से अलग अलग देशों की जो बाउंड्रीज है वो देश मिलके एक विश्व सरकार, पूरा विश्व एक नेशन की तरह से बने। टाइम हैज कम टू रिड्यूस अटैचमेंट टू आवर नेशनल आइडेंटिटी एंड इंक्रीज आवर अटैचमेंट टू आवर अर्थियन आइडेंटिटी। अब वो समय आ गया है कि हमें अपनी पहचान अपने देश से जो बहुत मजबूत है वो रखे रहें, पर उसका वजन थोड़ा कम करके पूरी हमें विश्व के निवासी की तरह से अपनी पहचान पे जोर देना पड़ेगा और एक अर्थियन की तरह से, एक धरतीवासी की तरह से हमें उस तरफ भी सोचना पड़ेगा। इस तरह हमें बढ़ना चाहिए। टाइम हैज कम टू डाइल्यूट आवर सॉवरेनिटी वॉलेंटरली। अपनी इच्छा से हमारी सरकारें कुछ आज़ादी ऐसी विश्व सरकार को दे जिससे कि आगे की मैनकाइंड अच्छी तरह से पीस, प्रॉस्पर्टी और तरक्की के साथ रह सके। टाइम हैज कम to realize the wisdom of Vedas embodied in the phrase Vasudhaiv Kutum, the Sanskrit phrase which means that we all are one family. अब वो समय आ गया है कि वसुधैव कुटुंब को हमें रियलाइज करना है, उस दिशा को हमें प्रैक्टिकलाइज करना है, सिर्फ ग्रंथों में ना रह के अब हमें उसको मेटरलाइज करके उस वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ हमें जीना है। इस उम्मीद के साथ कि देश नाम का जो कंसेप्ट हमारे खून में बहुत स्ट्रांगली बह रहा है, उस कंसेप्ट को री एग्जामिन करने के लिए, दोबारा सोचने के लिए एक बीज शायद आपके मन में आज पैदा हुआ है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।